जो कंडक्टिविटी, इसमें से हो सकता है एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जो कि डेफिनेशन बेस्ड है ना। इसको कहते हैं हम हिंदी में अतिचालकता। और कंडक्टिविटी यानी अतिचालकता, यानी अतिचालकता किसी पदार्थ का, या हम कहते हैं चालक, चालक होती है कुछ चालक होते हैं, चालक या मिश्र धातु होती है। कुछ चालक और मिश्र धातु ऐसी होती है कि जब उनके टेम्परेचर में कमी की जाती है, ठीक है। देखिए जब उनके टेम्परेचर में कमी की जाती है तो हमें मान सकते हैं कि ये 6 and 4 ये टेम्परेचर है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी चालक के ताप में कमी की जाती है तो उसके प्रतिरोधकता या प्रतिरोध घटता है, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है कि जब प्रतिरोधकता की बात किसी चालक के लिए की जाएगी तो Mn² तो ये वाला फॉर्मूला होता है, यानी कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोधकता उसकी बढ़ेगी। अब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है तो मतलब ताप कम करने पर उसकी प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए, यानी कि प्रतिरोध भी कम होना चाहिए। तो क्या हुआ कि हमने इन चालक मिश्र धातुओं का ताप इतना कम कर दिया कि उनकी जो प्रतिरोधकता थी या प्रतिरोधकता शून्य हो गई, ठीक है। प्रतिरोधकता शून्य हो गई यानी कि चालकता अनंत हो गई, यानी कि हम इस पदार्थ को क्या कह सकते हैं, अतिचालक पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह सकते हो कि ये जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट हम कितना चाहते हैं, हम चाहते हैं टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए 10 केल्विन, तो हम अतिचालक पदार्थ प्राप्त किया जा सकते हैं, है ना। मरकरी के लिए ऐसा किया गया था 4.2 केल्विन, मरकरी का अतिचालक प्राप्त किया गया था, बनाया गया था 4.2 केल्विन। ये ताप बहुत ज्यादा कम होता है जो कि नॉर्मल वे में इसको प्राप्त करना असंभव होता है, तो प्रयोगशालाओं में ताप प्राप्त किया जाता है। हम चाहते हैं कि टेम्परेचर कम से कम, मतलब ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अभी जो आया है 90 केल्विन तक के अतिचालक पदार्थ ढूंढे गए, ठीक है ना। तो हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास में जो अतिचालक है वो है क्या है। कुछ चालक या मिश्र धातुओं का ताप इतना कम किया जाता है कि उनकी जो प्रतिरोधकता है वो शून्य हो जाती है लगभग, और चालकता अनंत हो जाती है। उन पदार्थों को हम कहते हैं अतिचालक पदार्थ, है ना। और पदार्थ के गुण को कहा जाता है अतिचालक। तो हम जब यहाँ पर 6 केल्विन की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 6 केल्विन पर जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तब हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा इसकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध इंक्रीज होगा, लेकिन कुछ समय बाद में जब टेम्परेचर और ज्यादा कम किया जाता है तब ये कांस्टेंट रूप से इसी तरीके से चल जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि इसका प्रतिरोध लगभग, प्रतिरोधकता जो होती है प्रतिरोधकता वो लगभग शून्य हो जाती है ना। इन पदार्थों को हम कहते हैं अतिचालक पदार्थ। अब इस अतिचालक पदार्थ में डेफिनेशन क्या बनती है कि चालक या मिश्र धातुओं का वह गुण जिसमें उसके टेम्परेचर को, तापमान को कम करने पर उनकी प्रतिरोधकता में कमी आती है, यानी कि लगभग शून्य प्रतिरोधकता हो जाती है। तो इन पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं तथा इन गुणों को अतिचालकता कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। इसमें जो पूछा जाने वाला है वो क्वेश्चन है मैग्नेट प्रभाव क्या होता है। देखिए मैग्नेट प्रभाव क्या होता है कि जब चालक पदार्थों का ताप कुछ बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो उस कंडीशन में उनकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगी, चालकता अनंत हो जाएगी। लेकिन एक और गुण पदार्थों के पास में होता है वो है चुंबकीय गुण। तो ये चुंबकीय गुण भी पदार्थ के भीतर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ के भीतर शून्य हो जाएगा। तो मैग्नेट कहता है कि अतिचालक पदार्थों में अतिचालकता की अवस्था में जो चुंबकीय गुण होता है पदार्थों के भीतर वो शून्य हो जाता है। इस प्रभाव को मैग्नेट प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। यह हमारे पास में मैग्नेट प्रभाव होता है कि जब अतिचालक पदार्थ हम प्राप्त करते हैं तो उन पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इस प्रभाव को मैग्नेट प्रभाव कहते हैं। अब अगर मुझे अतिचालक पदार्थ मिले तो उसके कितने उपयोग है। अतिचालक पदार्थ में तो प्रतिरोध में 0 है, यानी कि ऊष्मा की हानि या ऊर्जा की हानि किसी प्रकार से नहीं होगी, यानी कि जितनी पावर मुझे आगे सप्लाई हो रही है वो पूरी की पूरी मुझे मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब संचरण लाइन में
ट्रांसमिशन लाइन जो होती है इसमें इसका उपयोग हो सकता है। दूसरा, आपको इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे कि डीसी या एसी जनरेटर या मोटर, विद्युत मोटर बनाने में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और सुपर कंप्यूटर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये 3-4 उपयोग है सुपर कंडक्टिविटी के। तो अगर ये पदार्थ हमें प्राप्त होता है तो हम इस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। हम जो नेक्स्ट टॉपिक आज का पढ़ रहे हैं वो है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था संधारित्रों का संयोजन। तो ये जस्ट उसका उल्टा है, प्रतिरोधों का संयोजन। जैसा फर्स्ट लॉ में बनता था सीरीज में या पैरेलल में, उसका उल्टा यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से। तो प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो श्रेणीक्रम और दूसरा आपके पास होगा समांतर क्रम। श्रेणीक्रम संयोजन में हम ये मान सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक आपके अंदर कोई प्रतिरोध है, जिनमें पहले प्रतिरोध के दूसरा बिंदु दूसरे प्रतिरोध के पहले बिंदु से जुड़ा है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा बिंदु तीसरे प्रतिरोध के पहले बिंदु से जुड़ा है। तो ये इस तरीके से ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, और यहाँ पे बीच में जो प्रतिरोध आपको बता है वो है R1 R2। तो इसकी खास बात क्या है? अगर मैं इनके बीच में कोई सेल या वेक्टर लगाऊं तो उसका भी वोल्ट। अब सीरीज में खासियत क्या होती है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है। प्रतिरोध तो वैसे है समान, और जो वोल्टता होती है यानी कि वोल्टेज और किसका विभव पता नहीं, प्रत्येक प्रतिरोध का विभव पता नहीं, वह क्या होता है असमान। तो हमें प्रतिरोध से तो मतलब ही नहीं, ये असमान रहेगा दोनों का बीच। धारा और विभव को देखते इनमें से जो असमान है उसका हम टोटल कर लेते हैं। तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, V1 यहाँ से यहाँ तक, V2 यहाँ से यहाँ तक और V3 यहाँ से। तो इस तरीके से होता है। तो V = V1 + V2 + V3 ओम के नियम से, अकॉर्डिंग टू ओम, V = IR, यानी कि अगर इसमें करंट I फ्लो हो रही है और इसका टोटल इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट है तो IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 को हम लिखेंगे IR, क्योंकि धारा का मान चेंज नहीं होता, IR2 + IR1। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बन गया, R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + जबकि हमने जब संधारित्र पढ़ा था तो उसमें श्रेणीक्रम में जो फॉर्मूला बनता था वो 1/R2 है। तो ये तरीके का अगर चेंजेस हमारे पास में है। अगर आप n प्रतिरोध समान है तो आप इस R इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं n × R। ठीक है, एक और खासियत ये है कि इस प्रतिरोध में आपको जितने प्रतिरोध दिया जाता है उसमें से जो अधिकतम मान का प्रतिरोध है उससे भी अधिक मान का प्रतिरोध बनाने के लिए आप इसका उपयोग करेंगे। यानी कि जब आप इन प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो सपोज कीजिए कि इसका आपके पास में R3 सबसे बड़ा है, ठीक है, तो आपके पास में जो R इक्विवेलेंट आने वाला है वो ऑब्वियसली R3 से बढ़ेगा। इधर तो प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ऊर्जा ज्यादा व्यय करेगा, इसलिए घरों में कभी भी श्रेणीक्रम संयोजन नहीं दिया जाता लाइट का, है ना, बल्ब वगैरह का। प्रतिरोध का मतलब यही है, बल्ब पंखे ये सब प्रतिरोध की तरह चीज है ना। तो हमारे पास ये है
इस तरीके से हम इसको यूज में ले सकते हैं। हमारे पास में आगे है समांतर संयोजन। इनमें प्रत्येक प्रतिरोध का कोई एक बिंदु किसी फिक्स पॉइंट पर पड़ेगा और दूसरा बिंदु भी किसी फिक्स पॉइंट पर होगा। अब इसमें टेंजेंट किसका होगा? जब धारा इस ए पॉइंट पर आएगी तो धारा को तीन मार्ग मिलेंगे, तो धारा 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी, है ना? वो डिपेंड करता है प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध समान है तो I1 I2 I3 समान होगी, यानी कि I/3 जैसे कि यहाँ डायरेक्ट रहेगी और ये तीनों प्रतिरोध समान है तो I/3 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 तीनों डिवाइड हो जाएगी बराबर। ठीक है, पास में यहाँ पर आपको मिलेगी वापस, वो वापस से मिलेगी I/3। अब इसमें क्या है नोट करने वाली बात कि विभव समान, यानी कि विभव बदल समान, धारा असमान। तो जो असमान है उसको जोड़ दो, कौन असमान है? धारा। तो I=I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ क्या कहता है कि I होता है V/R इक्वलेंट V1, सॉरी V के समान है, पर इस A और B के बीच में जो विभव होगा वो V ही होगा। तो आपने R1 दो R2 दो R3, इसका विभव पता क्या होगा? V होगा। बस धारा समान अलग है तो V/R1 प्लस A/R2 प्लस V/R। V से भी कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। ठीक है, हाँ वही चीज अगर n प्रतिरोध समान मान के, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या बनेगा? 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R, यानी कि R इक्वलेंट इज इक्वल टू R/। तो इसमें आपको जो सबसे ध्यान रखना है कि जब आप वैल्यू निकाल रहे हो 1/R इक्वलेंट की, तो उस वैल्यू को फिर क्या करना है? उल्टा करना है, तब आंसर बनेगा, है ना? वरना नहीं बनेगा। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि इस संयोजन का उपयोग तब करते हैं जब दिए गए प्रतिरोध में से अधिक मान का प्रतिरोध बनाना हो, और इसका उपयोग तब करेंगे जब दिए गए प्रतिरोध में से सबसे कम मान का प्रतिरोध बनाना, है ना? तो इसमें एक फायदा हो रहा है आपको कि आप प्रत्येक प्रतिरोध के लिए एक अलग स्विच दे सकते हैं। जैसे बल्ब आपके 2 बल्ब लगे हुए, अगर वो श्रेणीक्रम में लगे हुए होंगे तो दोनों बल्ब एक स्विच से हो जाएंगे, लेकिन एक ही कमरे में 4 बल्ब लगे हैं तो 4 के अलग स्विच हो। क्यों है? क्योंकि वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। शादी का होता है तब जो लाइट लगाई जाती है झालर, वो सब श्रेणीक्रम में लगाई जाती है, एक स्विच से बंद था वो श्रेणीक्रम है ना। तो हमारे लिए इसका दूसरा हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदे की बात क्या है कि जो प्रतिरोध होगा वो सबसे कम होगा। अगर प्रतिरोध सबसे कम होगा तो शक्ति व्यय भी कम होगा और बिजली का भी कम आएगा उसके रिस्पेक्ट। तो हम हमेशा क्या करते हैं? समांतर संयोजन का ही उपयोग करते हैं घरेलू लाइट फिटिंग में। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब इन पर फिर न्यूमेरिकल जो हम कर देते हैं, न्यूमेरिकल भी वैसे ही है। वैसे मैंने आपको सर्किट में काफी सर्किट तो कैपेसिटर बता दिया नॉर्मल, है ना? इसमें भी कुछ सर्किट है जो देख लेते हैं। किस क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में जुड़ा है। 2 प्रतिरोध जब होते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है जब 2 प्रतिरोध। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लगाऊं तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2। ठीक है, R कैंसिल कर दो तो R इक्विवेलेंट कितना बच गया? ये वही बात हो गई कि अगर n प्रतिरोध इस तरीके से अगर मेरे पास में n प्रतिरोध होते हैं तो 2 प्रतिरोध होता है, R n होता है तो क्या हो जाता है? R जैसे मैंने आपको बताया।
ठीक है, सिंपल है। इसी तरीके से अगर मैं इनको सिलेंडर में जोड़ दूं तो मेरे पास में क्या आएगा, दो ऐसे और एन होते तो एन आ जाएगा, समझ। तो ये हमारे पास में चीज। इसके बाद में हमारे पास में सपोज कीजिए कि ए एंड बी पॉइंट पर एक प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ है इस तरीके से आर आर। तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप ये मानेंगे किसी एक पॉइंट से धारा अंदर जा रही है, तो धारा यहाँ पर दो भागों में बनेगी, लेकिन ऊपर वाले इस प्रतिरोध में धारा जो इसको I1 मान लीजिए, इसको I1 ये I1 धारा ही इसमें भी जाएगी, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो अब इसको आप कैसे बनाएंगे, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा हमारे पास में R। फिर आप जाएंगे इसको इस तरीके से जोड़, तो कह रहा है कि 2R इंटू R 2R प्लस R हमारे पास हो गया 2R स्क्वायर अपॉन 3R। कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2/3। धीरे पूरा समझ में आ गया हमारे पास में। अगर इस तरीके से कोई प्रतिरोध दे देते समान है, ये मैंने पहले बताया था वेट स्टर्म बेस के नाम से, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे इसको। लेकिन जब आपको दिखे कि ऊपर वाले दोनों भुजाओं और नीचे वाली दोनों भुजाओं के प्रतिरोध और अनुपात समान है, तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पर कोई प्रतिरोध लगा हुआ भी है तो आप उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आपके अंदर जो सर्किट दिखेगा आपको कैसा दिखेगा, ऐसा। तो ऊपर वाले दोनों किसमें है, सीरीज में, तो क्या हो गया 2R, नीचे वाले भी 2R, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए तो 2R अपॉन 2R प्लस 2R। ये फॉर्मूला काम में चलता था कि याद होगा आपको। R इक्वलेंट इज इक्वल टू आपके पास में हो गया 4R स्क्वायर अपॉन ये हो गया आपके पास 4R। ऐसे करो तो क्या हो गया आपका, तो ये हमारे पास में इस तरीके से आपको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक इसके आगे और बताता हूँ आपको, इसी सर्किट को देखते हैं। तो सपोज करना अपन ए और बी ये दो पॉइंट, यहां से एक प्रतिरोध फिर यहां से एक प्रतिरोध यहां से इस तरीके से हमारे पास तो जब करंट यहाँ एक पॉइंट से जाएगा 3 पार्ट में डिवाइड होगा 4, लेकिन इन सबकी वैल्यू आ रही है, हम समान प्रतिरोध के लिए। तो यहाँ पर जब पहले जाए इसमें और इसमें कैसे जाएगा समान, तो दोनों सीरीज में। अब सीरीज में तो जब मैं वो जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2R, और ये जो इक्विवेलेंट हमको मिलेगा वो 2R, वो इस वाले के साथ समांतर में होगा। अब
अच्छा समांतर क्रम में इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर अपॉन 3r r चला गया तो 2/3r। तो अब मैं इसको भी हटा दूं तो जोड़ा तो क्या आया 2/3r। समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगा देना r1 r1 है ना, ये आ गया। अब वापस इधर से देखिए ये और ये बचेगा, ये दोनों कितना है सीरीज में, सीरीज में से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा अपने पास में 3 + 2 5/3r है ना। तो अब इनको वापस एक क्या हो गया 3/5r। ये वापस कितना आ गया समांतर क्रम में, तो फिर इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ये जो पद हो जाएगा इसको सेकंड क्रम में रहेगा, ठीक है, और इससे जुड़ जाएगा और ये दोनों के बाद में लास्ट में इस तरीके से इसको जोड़ पैरेलल आ जाएंगे है ना। तो अगर मैं इसको पूरा सॉल्व कर दूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों पैरेलल आ जाएंगे। तो 3/5r r 3/5r plus r is equal to 3/5r square upon 8/5, ये से कैंसिल हो गया और 3/5 into 5/8 5/5 कैंसिल, ये बचे 3/8 का, तो यहाँ पे 3/8 ठीक है, ये पूरा है। अब ये तो बचा दोनों, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और इनका जो आंसर आएगा वो इसके साथ में पैरेलल हो जाएगा समांतर। तो इस तरीके से हम आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी इसके सर्किट बनने वाले हैं वो सब हम पढ़ेंगे इसके कल वाले लेक्चर में, ठीक है।